नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस विजिटर बाय अनूप, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, प्रश्न ये नहीं है कि ईरान में लोग सड़कों पर कब उतरे। सवाल असल में ये है कि जब लोग सड़कों पर उतरते हैं तो क्या सिर्फ सरकारें हिलती हैं या फिर पूरे इलाके का फ्यूचर बदल जाता है। ईरान की जो स्थिति आपको देखने को मिल रही है वो केवल एक दिन की स्थिति नहीं है। 1979 के बाद बदलाव हुआ ये सत्ता का परिवर्तन जो है, और उसमें अमेरिका की जो दखल अंदाजी है वह किस प्रकार से ईरान के लोगों को मजबूर कर चुका है सड़कों पर उतरने का। दो पक्ष आमने सामने आ चुके हैं। विश्व दो खेमों में बंट चुका है। आज हम इसी मुद्दे के ऊपर जो है वो आप सभी के साथ चर्चा करेंगे। साथियों, हम जब समझेंगे तो इस बात को बिल्कुल ध्यान देंगे कि वहां के लोग नाराज क्यों हो रहे हैं, वहां की सत्ता डरी हुई क्यों है, और इसका असर हम पर, आप पर और पूरी दुनिया के ऊपर कैसे पड़ रहा है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को जो है समय पर मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, ईरान में आग, ट्रंप वर्सेस खामनेई, इंडिया एंड वर्ल्ड का फ्यूचर क्या होगा। इसी पर हमारी चर्चा होगी। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले कुछ समाचार पत्रों के कटिंग्स हम सामने ले लें। आपके सामने 6 समाचार पत्रों के कटिंग देखने को मिल रहे हैं और सबने इसको बहुत प्रमुखता से छापा है। पहला है, मैसिव एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट रॉक तेहरान, मसहद एज ईरान प्लंग इनटू टोटल इंटरनेट ब्लॉकआउट। एपी लिखता है, ईरान सुप्रीम लीडर सिग्नल्स अपकमिंग क्रैकडाउन ऑन प्रोटेस्टर यूनिंग देयर ओन स्टेट्स फॉर ट्रंप। राइटर्स लिखता है, न्यू ट्रंप वार्निंग एज ईरान कट्स इंटरनेट विथ प्रोटेस्ट अक्रॉस कंट्री। राइटर्स का दूसरा लेख है जो लिखता है कि ईरान मस्ट शो रेसिस्टेंट अगेंस्ट प्रोटेस्टर, फ्रेंच डिप्लोमेटिक सोर्स से। पीबीएस एक न्यूज चैनल है, वो लिखता है कि ईरान सुप्रीम लीडर सिग्नल अपकमिंग क्रैकडाउन ऑन प्रोटेस्टर। और इंडिया टुडे या टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो लिखता है, इंडिया इशू ट्रैवल एडवाइजरी फॉर ईरान एज अनरेस्ट स्प्रेड अक्रॉस सिटीज। तो ये काफी जो ये समाचार पत्र के जो लेख दिख रहे हैं, इससे आपको हालात जो है वो देखने को मिल रहा होगा कि ईरान आज जिस संकट से गुजर रहा है वो किसी एक दिन में पैदा हुआ संकट नहीं है। ये आग सालों से जो है सुलग रही थी। एक तरफ तेजी से बढ़ती हुई महंगाई, जहां आम आदमी की तनख्वाह हर महीने छोटी होती जा रही थी, तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियां जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था की सांसें रोक के रखी थी, और तीसरी तरफ राजनीतिक नियंत्रण, जहां असहमति को अक्सर खतरे की तरह जो है वो देखा जाता है। अर्थात ये तीनों के तीनों मिलकर जो है वो ईरान की स्थिति को जो है वो पूरा का पूरा बिगाड़ चुके हैं। ईरान की जनता के धैर्य को लगभग खत्म कर दिया गया है। आज जो सड़कों पर उफान दिख रहा है साथियों, उसे समझने के लिए हमें सिर्फ घटनाओं के नहीं बल्कि ईरान की अर्थव्यवस्था, ईरान की राजनीति और ईरान के समाज को बहुत ही गहराई से जो है वो झांक कर देखना होगा, समझना होगा। साथियों, वास्तविकता यह है कि आज ईरान के 100 से अधिक शहरों में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, और रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि 45 से अधिक लोगों की जो है वो मृत्यु भी हो चुकी है। लगभग 2,500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, सरकारी इमारतों को आग लगा दिया गया है, राष्ट्रीय ध्वजों को फाड़ दिया गया है, और कई इलाकों में इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया है। आपके स्क्रीन पर ये ईरान की वर्तमान की तस्वीर है जो कि मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। और ये 28 दिसंबर से शुरू हुआ प्रोटेस्ट जो है वो धीरे धीरे ईरान के अन्य शहरों में जो है वो बढ़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा, ओवर मिलियन पीपल्स रैली, ईरान सेकंड लार्जेस्ट सिटी अंडर प्रोटेस्टर कंट्रोल, रिजाइन फोर्सेस लीव। और यहां डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आग में घी लगाने का काम कर रहे हैं, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। और तेहरान के बाद ये दूसरा शहर है जिसका नाम है मसहद, जो कि लार्जेस्ट सिटी है, और यहां प्रोटेस्टर्स ने जो है वो ईरान के जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको फाड़ दिया है। ये भी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से गुस्सा जो है आगे बढ़ता जा रहा है। और आप यहां देख रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को लेकर, ईरान के राष्ट्रीय ध्वज को लेकर किस प्रकार से प्रोटेस्टर सड़कों पे दौड़ रहे हैं। प्रोटेस्टर जो है वो राष्ट्रीय ध्वज को जो है वो उतार चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये मसहद, तेहरान, इस्फहान, हर बड़ा शहर जो है वो ईरान में आज उबाल पर है। तो इससे ये आप समझ सकते हैं कि ये कोई लोकलाइज प्रोटेस्ट नहीं है साथी, ये राष्ट्रीय चेतना का विस्फोट है, जहां डर टूट रहा है और सवाल खुलकर जो है वो सड़कों पे पूछे जा रहे हैं। कुछ और तस्वीर मैं आपके साथ साझा करूं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। ये आपको ईरान की तस्वीर दिख रही है, किस प्रकार से तोड़फोड़ हुए हैं। ये प्रोटेस्टर्स आपको सड़कों पे जो है वो देख रहे हैं। ये एक महिला प्रोटेस्टर है जिसके मुंह से खून निकल रहा है, लेकिन फिर भी वो प्रोटेस्ट कर रही है, और ये कहते हुए प्रोटेस्ट कर रही है कि पिछले 49 साल से वो तो मृत ही थी, उसकी आत्मा को जो है वो दबा दिया गया था, लेकिन आज वो रुकेगी नहीं, आज वो चुप नहीं होगी, और सड़कों पे जो है उतर चुकी है। साथियों, जैसे मैंने कहा कि ईरान में तेहरान, जो कि ईरान की राजधानी है, सबसे बड़ा शहर है, वहां विद्रोह हो रहा है।
मसहद, जो कि ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसकी तस्वीर मैं आपके साथ दिखा रहा हूं, यहां पे विरोध हो रहा है। इस्फहान, मध्य ईरान का जो है वो एक बहुत ही अहम शहर है, विरोध हो रहा है। कोम, जो कि वहां का धार्मिक केंद्र है, वहां विरोध हो रहा है। खुजस्तान प्रांत, जो कि वहां अगर हम बात करें तो अहवाज या कर्मशाह, सिराज, याजद, अबादान और बोरुजेन, ये सारे के सारे शहर जो हैं वो एक एक करके विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंसक झड़प हो रही है और बार बार जो है वो मीडिया इस बात को जो है वो उठा रही है कि ईरान के लोग सड़कों पे उतर चुके हैं। ये तस्वीरें आपको ईरान के वर्तमान स्थिति के देखने को मिल रही हैं। भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है भारत के लोगों को कि वो अलर्ट रहे, बाहर ना निकले। साथियों, बहुत सारी कंट्री हैं जो कि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा के रखी है, जैसे कि कनाडा हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इजराइल हो गया और यूनाइटेड नेशंस। यानी कि पाबंदियों के दौर से जो है ईरान चल रहा है और पाबंदियों के दौर से जब ईरान गुजर रहा है तो धीरे धीरे ईरान की अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत कमजोर हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने कहा था कि 14 रियाल के बराबर जो है वो $1 है। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था जो है चरमरा रही है। लोग गुस्से में हैं, लोगों के अंदर उबाल है और इसमें काम अगर कोई कर रहा है दूसरा इसको भड़काने का, तो वो है आपका अमेरिका। साथियों, आपके स्क्रीन पर ये ईरान का जो है वो मैप दिख रहा है। ईरान के उत्तर में आपको यहाँ कैस्पियन सागर दिखेगा, यहाँ तुर्कमेनिस्तान दिख रहा है, ये आपका अफगानिस्तान का क्षेत्र है, ये पाकिस्तान है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ आपको अरबियन सी दिख रहा होगा, ये आप देख रहे हैं साथियों ये पर्शियन गल्फ है। पश्चिम की तरफ हम आ रहे हैं ईरान में तो यहाँ आपको इराक, टर्की, अजरबैजान, अर्मेनिया, कुवैत के क्षेत्र जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ये सऊदी अरबिया है और यहाँ आपको अगर देखेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि हॉर्मुज की संधि आपको देखने को मिल रही है। ये ईरान का राजधानी तेहरान जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, जो कि इस समय की स्थिति बहुत ही ज्यादा वहां के खराब है। तबरीज आप यहां देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये यजद शहर है, यहाँ की स्थिति भी जो है वो खराब है। ये करमान शहर है, यहाँ की स्थिति खराब है। यासूज है, सहराज है, हर जगह अगर हम बात करें तो लोग सड़कों के ऊपर जो है, और ये मसहद है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो तिरान के बाद अगर हम बात करें तो दूसरी स्थिति आपको जो खराब होते हुए दिख रही है वो मसहद की स्थिति खराब होते दिख रही है, जहां लोग सड़कों पर आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि यह लड़ाई जो है वो ईरान की अंदरूनी है या अंतर्राष्ट्रीय है, और यहां आपको ट्रंप और खैमनेई की असली लड़ाई जो है उसको आपको समझना होगा। साथियों, यहां जो लड़ाई हो रही है वो सिर्फ लाठी डंडे पुलिस और प्रदर्शन का नहीं है। ये लड़ाई जो है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अपना कुछ बयान दे रहे हैं और खैमनेई जो है वो अपना बयान दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मजहद में जो प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सड़कों के ऊपर उतरे हुए हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, ये मसहद की तस्वीर है आपकी स्क्रीन पर। तो ये सुरक्षा सरकार के सुरक्षा बल जो है इनके चलते पीछे हट रहे हैं, और सरकार ने अगर किसी भी प्रदर्शनकारी के ऊपर गोली चलाई तो अमेरिका जो है सख्त होगा। अमेरिका ईरान के ऊपर जो है वो क्या कर सकता है, हमला कर सकता है। मतलब साफ है, प्रॉब्लम ईरान का है, अंदरूनी मामला ईरान का है, लेकिन मजे जो है उसका कौन ले रहा है, इंटरेस्ट कौन ले रहा है, अमेरिका ले रहा है। और यहीं से आप समझ सकते हैं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को, किसी देश की सरकार को पलटने की अमेरिका की साजिश आप भूल नहीं सकते। वेनेजुला में आपने देखा, बांग्लादेश में आपने देखा, श्रीलंका में आपने देखा, नेपाल में आपने देखा किस प्रकार से बाहरी शक्तियां जो है किसी देश की अर्थव्यवस्था, किसी देश की सरकार को पलटने का हर भरसक प्रयास करते हैं। और अमेरिका जैसे देश, जो कि वर्तमान में अगर हम बात करें तो आप ये समझ सकते हैं कि शहर का एक गुंडा है जो कि नहीं चाहता है कि उसके शहर में कोई भी शांति से रहे, वो सबसे हफ्ता वसूली करना चाहता है, सबसे अपने हिसाब से चलना चाहता है। तो कुल मिलाकर ईरान के ऊपर बार बार अमेरिका के द्वारा या ट्रंप के द्वारा जो कहा जा रहा है कि अगर जो भी प्रदर्शनकारी है उनके ऊपर अगर गोली चलाई गई तो अमेरिका इस पर सख्त कार्रवाई करेगा, तो इसका मतलब साफ है कि ईरान की सरकार जो है वो किसी दिन भी गिराई जा सकती है। और ट्रंप दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि ईरान की जनता जो है वो सरकार के खिलाफ है। लेकिन यहीं अगर हम आयतुल्ला खamenei के बारे में बात करें तो खamenei जो है वो तुरंत ट्रंप के उल्टा बयान दे रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो भी काम आपको दिख रहा है, सड़कों पे जो भी आपको भीड़ देखने को मिल रहा है, ये कोई भीड़ ऐसे लोग नहीं है जो प्रोटेस्टर हैं, ये विदेशी ताकतों से पैसा लेकर काम करने वाले लोग हैं। ये आम जनता नहीं है ईरान की जो तोड़फोड़ कर रही है, ये अमेरिका को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं और भीड़ में से नारे लग रहे हैं डेट टू अमेरिका, यानी कि अमेरिका से डरते नहीं। खamenei ने यह बात साबित करना चाहा है कि देश सुरक्षित है और दुश्मन बाहर से हमला कर रहे हैं। तो असली मुद्दा क्या है? साथियों, ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया माने कि ईरान की जनता जो है वो सरकार के खिलाफ है, लेकिन खamenei चाहते हैं कि ये सारी की सारी विदेशी साजिश है। ये बात जो है वो विश्व को हम समझाएं, और इसलिए कहा भी जाता है कि लड़ाई सिर्फ सड़कों पे नहीं है, लोगों के दिमाग और सोच की नहीं है। जिसकी कहानी मानी गई उसी को वैश्विक समर्थन मिलेगा। लेकिन इसी बीच में एक और नेता जो है वो आगे बढ़कर आते हैं, और उनके बारे में अगर हम बात करें तो आपने ईरान का मेरा पुराना वीडियो अगर आप देखे होंगे, ये आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है, नो यूएस इजराइल वॉर ऑन ईरान।
है ना, हैंड्स ऑफ ईरान एंड पैलेस्टीन, ये पहले का जो है विरोध है। और ये आपको देखने को मिल रहा है कि ईरान के जो शहर हैं, ये वाले एरिया जो हैं, वहां आप किस प्रकार से देख रहे हैं। ठीक, ये ईरान के शहर आपको देखने को मिल रहे हैं। और साथ में अगर हम बात करें तो मिडिल ईस्ट जो है, ये आपको देखने को मिल रहा है। ये ईरान है और ये इराक का क्षेत्र है, ये लेबनान है, सीरिया है, इजराइल है, जॉर्डन है, इधर आप यमन देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट का क्षेत्र जो है वो पूरी की तरह से जो है वो क्या हुआ है, बिगड़ा हुआ है। आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर जो देखने को मिल रही है साथियों, ये तस्वीर ही जो है अब असली अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा कहानी बदलने का काम कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर ये जो तस्वीर है वो है रेजा पहलवी की। और इस पूरे संकट में ये रेजा पहलवी, जो कि एक ईरान के आखिरी शाह के बेटे हैं, इनका नाम अचानक से क्यों बाहर आया। सतह रेजा पहलवी के बारे में अगर हम बात करें तो ये मोहम्मद रेजा शाह पहलवी के जो है वो पुत्र हैं। आपको याद होगा साथियों कि 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी और इस्लामिक क्रांति के बाद जो है पूरा रेजा का परिवार जो है वो देश छोड़ के बाहर चला गया था। वे विदेश, और मुख्यतः अगर हम बात करें तो वो अमेरिका में रहकर जो है वो ईरान के लोकतंत्र के अधिकारों के बारे में बात कर रहे थे। रेजा पहलवी जनता से ये कह रहे हैं कि वो सड़कों पे बने रहें, वो डरे मत, अपने अधिकारों की मांग करते रहें। यानी कि सरकार के खिलाफ खुले जो है वो विरोध अगर करते हैं तो ये नैतिक समर्थन दे रहे हैं। यानी कि खुद हथियार या हिंसा की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एकता और दबाव के माध्यम से जो है सरकार को जो है वो पूरी तरह से जो है प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है कि ये अचानक इतने अहम क्यों हो गए हैं। साथियों, आज जो ईरान की स्थिति है कि लोग महंगाई से परेशान हैं, राजनीतिक आजादी जो है सीमित है, भविष्य को लेकर लोगों का भरोसा टूट रहा है। ऐसे में जनता का एक छोटा सा लेकिन एक बढ़ता हिस्सा जो है वो सोचने लगा है कि क्या हम 1979 की पहले की व्यवस्था के बारे में नहीं सोच सकते हैं। वो इतनी बुरी भी तो नहीं थी जितनी हमें बताई गई थी। और यही रेजा पहलवी जो है एक प्रतीक बन जाते हैं ईरान के लिए कि राजशाही वापस सी जो है वो ज्यादा अच्छा है, वही एक वैकल्पिक रास्ता है। और ट्रंप और पहलवी की जिस प्रकार से चर्चा हो रही है, ये और भी ज्यादा इस बात को बढ़ा देती है कि ईरान में अब सत्ता परिवर्तन होने वाला है। साथियों, ट्रंप और रेजा पहलवी जो है वो सुनने में ये भी आ रहा है कि जल्द मिलने वाले हैं। और दोनों अगर मिलते हैं तो इसका सीधा संदेश यही जाएगा कि अमेरिका मौजूदा ईरानी शासन के अलावा दूसरे विकल्प को जो है वो देख रहा है। ईरान की सरकारें जो हैं वो वर्तमान में इसे विदेशी साजिश के तौर पर देख रही हैं कि अमेरिका जो है वो विदेशी साजिश कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर चर्चा हो रही है कि रेजा पहलवी राजा से ज्यादा एक रेफरेंस पॉइंट है और ये उस दौर की याद दिलाते हैं जब राज्य धर्म से पूरी तरह से नियंत्रित नहीं था। और आपने देखा कि ईरान में जो है वो मुल्ला वापस जाओ के नारे भी चले हैं। यानी कि सवाल यही है कि ईरान जो है वो राजशाही से चलेगा कि पूरे धार्मिक नियंत्रण से। और यही सवाल जो अगर हम बात करें तो ये सवाल केवल राजशाही का नहीं है बल्कि विकल्पों की तलाश का है। और यही सबसे बड़ा संकेत ये मिलता है कि कोई देश जब अपने हटाए गए अतीत की ओर फिर से देखने लगता है तो इसका मतलब ये होता है कि वर्तमान व्यवस्था जो है वो जनता के भरोसे खो रही। और यही कारण है कि ईरान आज अपने ही इतिहास का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए तैयार है। लेकिन जिस प्रकार से स्थिति ईरान में बदल रही है, विश्व शांत नहीं बैठा है। विश्व बहुत ध्यान से इन सारी गतिविधियों को जो है वो देख रहा है और ध्यान से देखते हुए जो है वह इसका निरीक्षण भी कर रहा है। साथियों, आज जो पूरी की पूरी तस्वीर है इसमें ईरान अकेला नहीं है। यह सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि हकीकत है कि ईरान में जो भी हो रहा है उसे हर वैश्विक शक्ति जो है वो ध्यान से देख रही है। क्योंकि ईरान सिर्फ एक देश नहीं है बल्कि एक वैश्विक हितों का जो है चौराहा है। अमेरिका खुला समर्थन क्यों कर रहा है? क्योंकि अमेरिका का रुख एकदम साफ है। अमेरिका खुले तौर पर प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ा है। वो मानव अधिकार की बात कर रहा है, वो इंटरनेट बंदी की बात कर रहा है, वो गिरफ्तारी और हिंसा का जो है खुले आलोचना कर रहा है। लेकिन आप भी समझ रहे हैं कि कितना बड़ा मानव अधिकार का हितैषी जो है वो अमेरिका है। आपने वेनेजुएला से लेकर विश्व के अन्य देशों में जिस प्रकार से अमेरिका अपना कोहराम मचाने का प्रयास कर रहा है, इससे आप अमेरिका की मनोव्यवस्था को समझ सकते हैं। साथियों, अमेरिका चाहता है कि ईरान का मौजूदा शासन जो है वो कमजोर पड़े और इससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम के ऊपर जो है वो दबाव बनाया जा सके। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मजबूत पकड़ जो है मजबूत हो। यानी कि कुल मिलाकर अमेरिका ईरान के माध्यम से जो है ये जो सत्ता परिवर्तन करना चाहता है, इसके माध्यम से मिडिल ईस्ट की कंट्री में जो है वो अपनी कमजोर जो पकड़ है उसको मजबूत करके इसको एक रणनीतिक मौके के रूप में देख रहा है। साथ ही यूरोप की बात करें तो यूरोप भी जो है वो अमेरिका को नैतिक समर्थन दे रहा है। क्योंकि यूरोप, खासकर यूरोपीय संघ के देश जैसे कि स्वीडन की बात करें, बेल्जियम की बात करें, वो खुलकर हिंसा की जो है वो निंदा नहीं करते हैं, लेकिन वो मानवाधिकार की बात करते हैं, वो सैन्य भाषा से बचते हैं। और साथ ही यूरोप टकराव नहीं चाहता है, वह नैतिक दबाव की राजनीति करता है। साथ ही उसे ईरान के भविष्य और ऊर्जा व्यापार से जो है वो उम्मीद है। इसलिए यूरोप, इसराइल ईरान को लेकर सतर्क है साथियों।
और आप जानते हैं कि इजराइल मानता है कि ईरान जो है उसके लिए खतरा है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, हिजबुल्लाह और हमास को समर्थन, इजराइल को मिटाने जैसे बयान जो है वो इजराइल एक खतरे के रूप में देखता है। तो ईरान के अंदर जो है वो जो स्थिति आपको देखने को मिल रही है वो इजराइल इसे चिंता और अवसर दोनों रूप में देख रहा है। चीन और रूस की बात करें तो साथियों, चीन ईरान से सस्ता तेल लेता है। बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में जो है वो ईरान जुड़ा हुआ है। अमेरिका के प्रभाव को संतुलित करना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि अमेरिका इसमें ना घुसे। और ये जो भी ईरान में हो रहा है, चीन इसलिए बार बार कह रहा है कि ये ईरान का आंतरिक मामला है, यानी कि अमेरिका इससे दूर रहे। साथियों, रशिया की अगर हम बात करें तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के खिलाफ संतुलन बनाने के लिए ईरान एक रणनीतिकार साझेदार है रशिया का, और इस भी खुलकर जो है वो नहीं बोलना चाहता है कि अमेरिका को इसका फायदा मिले। लेकिन दोनों देश जो है वो शांत दिखते हैं, लेकिन हर चाल जो है वो रशिया और चाइना गिन रहे हैं। लेकिन यहां बात अगर हम बात करें तो भारत भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथियों, ईरान के पास अगर हम बात करें तो ऊर्जा का भंडार है, महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। परमाणु संतुलन की अगर हम बात करें तो वो भी आपको देखने को मिलता है। अगर ईरान अस्थिर हुआ तो तेल की कीमतें जो है हिल जाएंगे, मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा, वैश्विक राजनीति में एक नया तनाव आ जाएगा। यानी कि आज जो ईरान के अंदर लड़ाई दिख रही है, आज ईरान में दो ईरान दिख रहा है, एक तरफ शासन और दूसरी तरफ युवा। तो अगर सरकार सख्त और दमन का रास्ता चुनती है तो डर से शांति तो आ सकती है साथियों, पर गुस्सा अंदर दबता जाएगा। और अगर सुधार का रास्ता ढूंढती है तो सत्ता की पकड़ जो है वो ढीली हो जाएगी और विश्वसनीयता जो है वो बढ़ेगी। साथियों, जो कंडीशन हमें देखने को मिल रही है पश्चिम एशिया के देशों में, जो शक्ति संतुलन हिलता हुआ दिख रहा है, अगर ईरान कमजोर पड़ा तो सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, इन सब की रणनीतिक बढ़त बढ़ जाएगी। साथियों, ईरान अभी तक सीरिया, यमन, लेबनान में प्रॉक्सी नेटवर्क चलाता रहा है, और यमन और सीरिया जैसे संघर्षों पे क्षेत्रीय शांति वार्ताओं में अगर हम बात करें तो अगर ईरान कमजोर हुआ तो पश्चिमी एशिया का पावर बैलेंस जो है बदल जाएगा। साथियों, ईरान कोई साधारण देश नहीं है। तेल और गैस का जो है भंडार है। हॉर्मुज जल संधि जो कि आप अपने स्क्रीन पर यहां देख रहे हैं, ये इसी के पास स्थित है। परमाणु मुद्दे को लेकर आप पीछे नहीं हट सकते हैं, परमाणु मुद्दे को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और रही बात भारत की, तो भारत के लिए ईरान महत्वपूर्ण है। चाहे हम चाबहार पोर्ट के बारे में अगर हम बात करें ईरान के, है ना, चाहे इसके अलावा अगर हम भारत ईरान रूस व्यापार मार्ग की यानी कि INSTC की बात करें। साथियों, अगर अस्थिर ईरान हुआ तो परियोजनाएं देर होंगी, ऊर्जा सुरक्षा पर असर पड़ेगा, पश्चिम एशिया में भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा जो है खतरे में पड़ेगी। भारत एक विश्वसनीय गैर हस्तक्षेपकारी भागीदार बन सकता है। अमेरिका और ईरान दोनों बात करने की क्षमता रखते हैं, और यही भारत की ताकत है कि भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है। और साथियों, ईरान की कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई है, पर इतिहास यह जरूर कह रहा है कि जब जनता परिवर्तन चाहती है तो किसी भी प्रणाली के लिए उसे रोकना आसान नहीं होता है। साथियों, यह विश्लेषण आपको स्थिति को समझने में अगर मददगार लगा हो तो इसे साझा अवश्य कीजिए। टिप्पणी में लिखिए कि अगला मुद्दा जो ग्लोबल पॉलिटिक्स का चल रहा है, जियो पॉलिटिक्स का चल रहा है, उसमें आप कौन सा सुनना चाहते हैं। और जीएस विस्टर बाई अनूप के साथ आप जुड़े रहे, क्योंकि यहां हम सिर्फ घटनाओं को सुनते नहीं हैं बल्कि उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए आज का सेशन हम समाप्त करें, लेकिन उसके पहले राजा पहलवी का एक कमेंट देख लेते हैं कि आज की रात लाखों ईरानी अपनी आजादी के लिए उठ खड़े हुए हैं। ईरानी सरकार ने कम्युनिकेशन चैनल को पूरी तरह से बंद कर दिया, लैंडलाइन फोन डिसेबल कर दिए गए, शायद सैटेलाइट सिग्नल को भी रोकने की कोशिश की जा रही है। ये राजा पहलवी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी है कि राजा पहलवी कौन है, इसको आप थोड़ी देर रोक के जो है वो पढ़ सकते हैं। ईरान के प्रदर्शन के जो 13 दिन है, 28 तारीख से लेकर अभी तक, वो आपको देखने को मिल रहे हैं। ये पूरी की पूरी कंडीशन जो है वो ईरान की दिख रही है। भारत के बारे में अगर हम बात कर रहे थे तो कांडला और मुंबई को आप कैसे भूल सकते हैं, और यहाँ की कंडीशंस को आप कैसे भूल सकते हैं। चाबहार पोर्ट है और यहाँ से अफगानिस्तान और रशिया जाने का रास्ता, यानी कि INSTC का रास्ता। ठीक, तो कैसा लगा आपको आज का प्रोग्राम, जरूर बताएं, और अपने विचार जो है वो कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।